जय हिंद। 1000 सी से लेकर 1200 सी के बीच में नदर्न इंडिया के अंदर कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी, उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड लगभग 1206 सी से लेकर 1526 सी के बीच में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। आज के सेशन से सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और स्लेव डायनेस्टी के अंदर हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में, बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, और पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले पावर में आएगी स्लेव डायनेस्टी। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1206 सी से लेकर 1290 सी के बीच में। स्लेव डायनेस्टी के बाद पावर में आएगी खिलजी डायनेस्टी। ये जो खिलजी डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1290 सी से लेकर 1320 सी के बीच में। खिलजी डायनेस्टी के बाद पावर में आएगी तुगलक डायनेस्टी। ये जो तुगलक डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1320 सी से लेकर 1414 सी के बीच में। तुगलक डायनेस्टी के बाद पावर में आएगी सैयद डायनेस्टी। ये जो सैयद डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1414 सी से लेकर 1451 सी के बीच में। और सैयद डायनेस्टी के बाद लास्ट में पावर में आएगी लोधी डायनेस्टी। और ये जो लोधी डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1451 सी से लेकर 1526 सी के बीच में। ये जो पहली 4 डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं इनका ओरिजिन टर्किश हुआ करता था, और ये जो लास्ट लोधी डायनेस्टी देखने को मिलती है इसका ओरिजिन अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इन सभी डायनेस्टीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1206 सी से लेकर 1290 सी के बीच में। ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इसके जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गोरी के स्लेव हुआ करते थे। बेसिकली ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसके अंदर स्लेव्स जो हैं वो एम्परर्स की पोजीशन तक राइज करेंगे और रूल करेंगे, और इसीलिए इस डायनेस्टी को क्या बुलाया जाता है? स्लेव डायनेस्टी बुलाया जाता है। ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको इलबरी डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। स्लेव डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी क्यों बुलाया जाता है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको मामलुक डायनेस्टी या फिर मामलुक सुल्तान्स भी बुलाया जाता है। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। मामलुक डायनेस्टी क्यों बुलाया जाता है? ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है मामलुक, ये एक अरबिक वर्ड है, और ये जो वर्ड है मामलुक इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है ओन्ड। बेसिकली ये टर्किश स्लेव्स हुआ करते थे, ऐसे टर्किश स्लेव्स जो कि मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। अल्टीमेटली यही स्लेव्स जो हैं वो एम्परर्स की पोजीशन तक राइज करेंगे और स्लेव डायनेस्टी के अंदर रूल करेंगे, और इसीलिए ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको मामलुक डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। ये जो स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है इसके अंदर 3 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है कुतुबी डायनेस्टी के बारे में। ये जो कुतुबी डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है लगभग 1206 सी से लेकर 1211 सी के बीच में। ये जो कुतुबी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी डायनेस्टी के बाद देखने को मिलती है फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी। ये जो फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है 1211 सी से लेकर 1266 सी के बीच में। ये जो फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे इल्तुतमिश। फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी के बाद देखने को मिलती है सेकंड इलबरी डायनेस्टी। ये जो सेकंड इलबरी डायनेस्टी है ये देखने को मिलती है 1266 सी से लेकर 1290 सी के बीच में। ये जो सेकंड इलबरी डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे बलबन। बेसिकली है तो पूरी ही स्लेव डायनेस्टी,
लेकिन स्लेव डायनेस्टी के अंदर भी 3 अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले देखने को मिलती है कुतुबी डायनेस्टी। ये जो कुतुबी डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखने को मिलती है फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी। ये जो फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? इल्तुतमिश। और फिर देखने को मिलती है सेकंड इल्बरी डायनेस्टी, और सेकंड इल्बरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बलबन। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अब सवाल आता है, ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स देखने को मिले? बट ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले बात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना हमें ऑलरेडी पता है कि ये मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे। इनफैक्ट मोहम्मद गौरी ही इनको इंडिया में छोड़ कर जाएगा। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये इंडिया के अंदर टर्किश सल्तनत को एक्सपेंड करेंगे। वेरी सिंपल, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओरिजिनली ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे। हमने ये भी पढ़ा था इससे पिछले सेशन में कि घोरी पास्ड अवे इन 1206। घोरी की डेथ हो जाएगी 1206 सी में। और घोरी की डेथ के बाद गजनी के जो रूलर हुआ करते थे, तजुद्दीन यल्दुज, ये जो तजुद्दीन हैं, ये दिल्ली के ऊपर अपना रूल क्लेम करेंगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, वो तजुद्दीन को हरा देंगे और गजनी के साथ में अपने सारे कनेक्शंस को ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे, और इंडिया में फाउंडेशन रखेंगे स्लेव डायनेस्टी की। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने टाइटल लिया सुल्तान का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने टाइटल लिया सुल्तान का और कैपिटल बनाया लाहौर को। कैपिटल किसे बनाया? कैपिटल बनाया लाहौर को। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको लाख बख्श भी बुलाया जाता है। लाख बख्श का मतलब गिवर ऑफ लैक्स भी बुलाया जाता है। बेसिकली ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये जाने जाते थे अपने लिबरल डोनेशंस के लिए, और इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बुलाया जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहली मॉस्क को बनवाया। इंडिया के अंदर सबसे पहली मॉस्क किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कहाँ पे बनवाई? दिल्ली में बनवाई। और इस मॉस्क का नाम क्या था? कुबुत उल इस्लाम। कुबुत उल इस्लाम नाम की सबसे पहली मॉस्क इंडिया में किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। अजमेर के अंदर आज की डेट में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा देखने को मिलता है, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के अंदर सबसे पहली मॉस्क कुतुब उल इस्लाम, इसको किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसे भी किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये कई सारे स्कॉलर्स को पैटर्नाइज करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे एक स्कॉलर देखने को मिलते थे हसन निजामी। ये जो हसन निजामी हैं, इन्होंने ताज उल माशिर को लिखा था। ताज उल माशिर को किसने लिखा था? हसन निजामी ने लिखा था। हसन निजामी के अलावा एक फ़ख उल दीन देखने को मिलते हैं। ये जो फ़ख उल दीन है, इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही को लिखा था। तारीख ए मुबारक शाही को किसने लिखा था? फ़ख उल दीन ने लिखा था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया था। और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसकी मेमोरी में शुरू करवाया था? एक बड़े ही फेमस सूफी सेंट हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के रेन के दौरान ये जो कुतुब मीनार है, इसकी सिर्फ एक स्टोरी बनेगी, एक मंजिल बनेगी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाया? कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये 1210 सी में ही पास्ड अवे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, वो चौगन खेल रहे थे, वो हॉर्स पोलो खेल रहे थे, और घोड़े से गिर के इनकी मौत हो जाएगी 1210 सी में। इजी और सिंपल सी बातचीत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ। देखो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओरिजिनली ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने टाइटल लिया सुल्तान का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैपिटल बनाया लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बुलाया जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने ही इंडिया में सबसे पहली मॉस्क बनवाई, कुबुत उल इस्लाम को बनवाया। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा भी किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी मेमोरी में करवाया था? ख्वाजा बख्तियार काकी की मेमोरी में करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने कई सारे स्कॉलर्स को सपोर्ट किया। जैसे एक थे हसन निजामी। हसन निजामी ने ताज उल माशिर को लिखा था, और दूसरे थे फ़खरुद्दीन। ये जो फ़खरुद्दीन है, इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही को लिखा था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ही पास्ड अवे इन 1210 सी। चौगन खेल रहे थे, हॉर्स पोलो खेल रहे थे, और हॉर्स की कमर से गिर के इनकी मौत हो जाएगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, चीज़ों को रिवाइज करते रहना। बाकी मुझे ऐसी भी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको कुछ हद तक पता होंगी, एक तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या रही, होपफुली आपको समझ में आई होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक पास्ड अवे इन 1210 सी। चौगन खेलते हुए, हॉर्स पोलो खेलते हुए इनकी मौत हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद पावर में आएंगे आराम शाह। ये जो आराम शाह हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे हुआ करते थे। और आराम शाह जैसा इनका नाम वैसा इनका काम था। ये जो आराम शाह हैं, ये वीक, इनकेपेबल और वर्थलेस रूलर हुआ करते थे। और जैसा हमेशा हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जब भी कोई इनकेपेबल रूलर गद्दी पे बैठता है तो जो नोबल्स होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, वो अपनी पावर को असर्ट करने लगते हैं। ऐसा ही हुआ आराम शाह के टाइम पे। दिल्ली के अंदर जो टर्किश चीफ्स हुआ करते थे, उन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली में इनवाइट किया। इल्तुतमिश जो हैं वो बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव और सन इन लॉ भी होते थे। इल्तुतमिश जो हैं वो दिल्ली आएंगे और आराम शाह को गद्दी से हटाएंगे, गद्दी से डिस्पोज करेंगे, और खुद जो हैं वो सुल्तान बनेंगे। और इल्तुतमिश सुल्तान बनेंगे विद द नेम ऑफ शमशुद्दीन। और फिर पावर में आएंगे इल्तुतमिश, रूल देखने को मिलेगा इल्तुतमिश का। एंड इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। ये जो टर्किश रूल है, ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी? इसकी फाउंडेशन रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये जो टर्किश रूल है, इसको कंसोलिडेट किसने किया इंडिया में? इल्तुतमिश ने किया। और अब आपको समझ में आएगा कि ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको इलबरी डायनेस्टी क्यों बुलाया जाता है। बिकॉज ये जो इल्तुतमिश हैं, ये इलबरी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे। इल्तुतमिश जो हैं वो इलबरी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, इसलिए ये जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको इलबरी डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया। पहले कैपिटल होती थी लाहौर, इन्होंने कैपिटल बनाया दिल्ली को। तो इल्तुतमिश ने कैपिटल किसे बनाया? दिल्ली को कैपिटल बनाया। अच्छा, जब इल्तुतमिश पावर में आएंगे तो मोहम्मद गोरी के जो कमांडर्स हुआ करते थे, वो एक बार फिर से कोशिश करेंगे दिल्ली को कैप्चर करने की। लेकिन ये जो इल्तुतमिश हैं, ये याल्दूज को हराएंगे 1215 सी में। याल्दूज को जो इल्तुतमिश हराएंगे, इसको बुलाया जाता है बैटल ऑफ तराइन। और याल्दूज के अलावा ये जो इल्तुतमिश हैं, ये मुल्तान के क्यूबाचा को भी हराएंगे, और क्यूबाचा को हराएंगे 1217 सी में। तो ये जो मोहम्मद गोरी के कमांडर्स थे, ये एक बार फिर से सर उठाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इल्तुतमिश जो हैं वो इनको सप्रेस कर देंगे। इल्तुतमिश के रेन के दौरान ही लगभग 1210 सी में चंगेज़ खान
जो कि मंगोल के लीडर हुआ करते थे, चंगेज खान ने ईरान के ख्वारजिम एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। और जब चंगेज खान ख्वारजिम एम्पायर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो ख्वारजिम के शाह का बेटा हुआ करता था जलालुद्दीन, वो इल्तुतमिश के पास में आएगा शेल्टर के लिए, शरण के लिए। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो इसको शरण देंगे नहीं, और इस वजह से डिप्लोमेटिकली एक्ट करते हुए ये जो इल्तुतमिश हैं ये चंगेज खान के अटैक को अवॉइड कर देंगे, मंगोल्स के अटैक को प्रिवेंट कर देंगे। और जब मंगोल्स का खतरा टल जाएगा तो फिर इल्तुतमिश जो है वो अपनी इंडियन टेरिटरीज के ऊपर पूरे तरीके से फोकस करेंगे। 1225 सी से इल्तुतमिश जो हैं वो इंडिया में ईस्ट के अंदर जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उनको सप्रेस करने की शुरुआत करेंगे। 1227 सी में इल्तुतमिश जो है वो अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद के अंडर एक आर्मी भेजेंगे, और ये जो आर्मी है ये इवाज खान को हराएगी, और ये जो आर्मी है ये बंगाल और बिहार को दिल्ली का हिस्सा बनाएगी, दिल्ली में इंक्लूड करेगी। बेसिकली इल्तुतमिश के रेन के दौरान बंगाल और बिहार जो हैं वो दिल्ली के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये जो इल्तुतमिश हैं ये राजपूत चीफ्स के अगेंस्ट में भी कैंपेन लॉन्च करेंगे। 1226 सी में रणथंबोर को कैप्चर करेंगे, और 1231 सी तक ये जो इल्तुतमिश हैं ये मंदौर के ऊपर, जालौर के ऊपर, बयाना के ऊपर और ग्वालियर के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेंगे। बेसिकली ईस्टर्न राजस्थान और एमपी के कुछ हिस्सों के ऊपर इल्तुतमिश जो हैं वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेंगे। ये जो इल्तुतमिश हैं इनका जो एम्पायर हुआ करता था वो डिवाइडेड होता था इक्ताज में, और इक्ताज क्या हुआ करती थी? इक्ताज बेसिकली असाइनमेंट ऑफ लैंड इंस्टेड ऑफ सैलरी को बुलाया जाता था। जो भी ऑफिसर्स होते थे उनके लिए सैलरी की जगह पे लैंड असाइन कर दी जाती थी, और वो जो लैंड असाइन की जाती थी उसको क्या बुलाया जाता था? उसको इक्ता बुलाया जाता था। जिसको लैंड असाइन की जाती थी उसे क्या बुलाया जाता था? उसे इक्तेदार बुलाया जाता था। और ये जो इक्तेदार होता था इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसका काम होता था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इक्तेदार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था और रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। अपना जितनी सैलरी होती थी उसको इक्तेदार अपने पास में रख लेता था, और बाकी जो सरप्लस होता था वो भेज दिया जाता था सेंटर को, वो भेज दिया जाता था एम्परर को, वो भेज दिया जाता था इल्तुतमिश को। ये जो इक्तेदार होते थे इनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इक्ता क्या होता था? सैलरी की जगह पे जो लैंड असाइन की जाती थी उसको इक्ता बुलाया जाता था, जिसको असाइन की जाती थी उसको क्या बुलाया जाता था? उसको इक्तेदार बुलाया जाता था। ये जो इक्तेदार होता था ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था और रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। अपनी जो भी सैलरी होती थी उसको हटाने के बाद जो भी सरप्लस होता था वो राजा को भेज दिया जाता था। ये जो इक्तेदार होते थे इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। इक्ता ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है। और दूसरा, ये जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने तुर्कन ए चहलगनी को ऑर्गेनाइज किया, या फिर इसको चालीसा भी बुलाया जाता है। चहलगनी या चालीसा को भी किसने ऑर्गेनाइज किया? इल्तुतमिश ने किया। बेसिकली ये जो चालीसा है ये चहलगनी है, ये क्या होता था? ये ग्रुप होता था 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का। जैसे आज की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही इल्तुतमिश के रेन के दौरान 40 बड़े ही पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का जो ग्रुप होता था उसे क्या बुलाया जाता था? उसे चहलगनी या फिर चालीसा बुलाया जाता था। इल्तुतमिश तो इनको कंट्रोल में रखेगा, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये जो चालीसा है, ये जो चहलगनी है, ये जो ग्रुप है, ये बेहद पावरफुल हो जाएगा। अल्टीमेटली जब बलबन पावर में आएगा तो बलबन जो है वो इस चालीसा को एलिमिनेट करेगा, इस ग्रुप को ख़त्म करेगा। अच्छा, ये जो इल्तुतमिश हैं इनकी अथॉरिटी को एबसिड कैलिफ ऑफ बगदाद ने भी रिकॉग्नाइज किया था। 1229 सी में बगदाद के जो एबसिड कैलिफ हुआ करते थे, जो इस्लामिक रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भी इल्तुतमिश की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया था। बेसिकली एक तरीके से सोवरेन रूलर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था इल्तुतमिश को। और ये कहाँ से पता चलता है? इल्तुतमिश को ये जो एबसिड कैलिफ हैं इनसे मंसूर मिला था। मंसूर बेसिकली लेटर ऑफ रिकॉग्निशन मिला था। ये जो इल्तुतमिश हैं इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, ये इंपॉर्टेंट है।
और जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे उनको क्या बुलाया जाता था, उनको टनका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, टनका बुलाया जाता था। सिल्वर कॉइन्स इशू करने वाले पहले रूलर थे इल्तुतमिश, ही वॉज द फर्स्ट टू डू सो। सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे जिनको टनका बुलाया जाता था, और कॉपर कॉइन्स भी इशू किए थे, और कॉपर कॉइन्स को जीथल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था, जीथल बुलाया जाता था। सिल्वर कॉइन्स टनका और कॉपर कॉइन्स जीथल। ये जो इल्तुतमिश हैं, इनके कोर्ट में एक बड़े फेमस हिस्टोरियन देखने को मिलते थे, मिनास उस सिराज। मिनास उस सिराज किसके कोर्ट में देखने को मिलते थे, इल्तुतमिश के कोर्ट में देखने को मिलते थे। ये जो मिनास उस सिराज हैं, इन्होंने तखत ए नसूरी को लिखा था। तखत ए नसूरी को किसने लिखा था, मिनास उस सिराज ने लिखा था। ये जो इल्तुतमिश हैं, ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट काम करेंगे उस दौर के हिसाब से। इनको ऐसा लगता था कि इनका कोई भी बेटा, इनका कोई भी सन केपेबल नहीं है इनको सक्सीड करने के लिए, तो ये अपनी बेटी रजिया को सक्सेसर के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। और उस दौर में डॉटर को, बेटी को सक्सेसर के तौर पर डिक्लेयर करना अपने आप में सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ करता था। तो इल्तुतमिश, इनके बारे में भी चीज़ें याद रखना। एक तो ये जो इल्तुतमिश हैं, इज नोन एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। इल्तुतमिश जो हैं वो इलबरी ट्राइब को बिलोंग किया करते थे। इल्तुतमिश ने कैपिटल शिफ्ट की थी लाहौर से, कहाँ पे, दिल्ली में शिफ्ट की थी। ये जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था इक्ताज में। इक्ता क्या हुआ करता था, सैलरी की जगह पे जो लैंड असाइन की जाती थी उसको इक्ता बुलाया जाता था, जिसको असाइन की जाती थी उसको इक्तादार बुलाया जाता था। ये जो इक्तादार होते थे इनका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता था। ये जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने चहलगनी या फिर चालीसा को भी ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो चहलगनी है, ये होता क्या था, 40 बड़े ही पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का ग्रुप हुआ करता था। इल्तुतमिश इनको कंट्रोल में रखेगा, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद ये जो चहलगनी है, ये जो चालीसा है, ये बेहद पावरफुल ग्रुप के तौर पे इमर्ज होगा और किंगडम के जो भी अफेयर्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करेगा। ये जो चालीसा है, इसको अल्टीमेटली एलिमिनेट कौन करेगा, ख़त्म कौन करेगा, बलबन करेगा। ये जो इल्तुतमिश हैं, इनकी अथॉरिटी को एबिसिड कैलिफ ऑफ बगदाद ने भी रिकॉग्नाइज किया था। इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे जिनको टनका बुलाया जाता है, और कॉपर कॉइन्स इशू किए थे जिनको जीथल बुलाया जाता है। ये जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने अपनी बेटी रजिया को सक्सेसर डिक्लेयर किया था। हालांकि जब इल्तुतमिश पास्ड अवे तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इनको गद्दी के ऊपर बिठाया गया। और किसने बिठाया, नोबल्स ने बिठाया। भाई, बेटी को सक्सेसर के तौर पे एक्सेप्ट करना उस दौर में बड़ा ही डिफिकल्ट था, आज भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस दौर में तो आप सोच ही सकते हो। तो जो नोबल्स हुआ करते थे, उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया। लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह हैं, जैसा इनका फादर का प्रेडिक्शन था, उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही ये बड़े ही वर्थलेस हुआ करते थे, इनकेपेबल रूलर हुआ करते थे। और सरकार इनके बिहाफ पे कौन चलाता था, किंगडम इनके बिहाफ पे कौन चलाता था, शाह तुर्कन जो हैं वो किंगडम को चलाते थे, वो सरकार को चलाते थे। इन्हीं के रेन के दौरान मुल्तान का गवर्नर जो है वो रिवोल्ट करेगा। रुकनुद्दीन जो है वो इस मुल्तान के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जाएंगे, और रजिया इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगी, दिल्ली के आमिर्स की मदद से गद्दी को सीज करेंगी और गद्दी के ऊपर बैठेंगी। ये जो शाह तुर्कन वगैरह हैं, इन सबको मार दिया जाएगा और गद्दी किसके पास में चली जाएगी, रजिया सुल्तान के पास में गद्दी चली जाएगी। ये जो रजिया सुल्तान है, शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड। पहली और इकलौती फीमेल मुस्लिम रूलर जो कि सल्तनत पीरियड में देखने को मिलती हैं, वो देखने को मिलती हैं रजिया सुल्तान। ये जो रजिया सुल्तान है, ये भी अपने आप में तगड़ी कैरेक्टर हुआ करती थी। जैसे ये गद्दी पे बैठी, इन्होंने अपना जो फीमेल अटायर हुआ करता था उसको गिव अप कर दिया, जो पर्दा हुआ करता था उसको गिव अप कर दिया, खुले में मेल अटायर पहनती थी, खुले में एलिफेंट के ऊपर बैठ के घूमती थी, हंटिंग करती थी, आर्मी को लीड करती थी, कोर्ट को अटेंड करती थी और पर्दा नहीं करती थी। और जब इतनी सारी चीज़ें करेंगी सोसाइटी के विरोध में जाके, उस दौर की सोसाइटी के विरोध में जाके, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो ऊंचे दर्जे पे बैठे हुए टर्किश नोबल्स हैं उनको दिक्कत होने लगी।
टर्किश नोबल्स को रजिया सुल्तान से दिक्कत होने लगी, रजिया सुल्तान की अथॉरिटी से दिक्कत होने लगी। ये जो टर्किश नोबल्स हैं इनको काउंटर करने के लिए रजिया सुल्तान जो है वो नॉन टर्क्स की एक नोबेलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगी। और ट्रिगर पॉइंट क्या होगा कि रजिया सुल्तान जो हैं वो एक एबिसिनियन स्लेव को, जिनका नाम मलिक जमालुद्दीन था, उनको आमिर ए अखूर के ऑफिस में अपॉइंट कर देंगी। आमिर ए अखूर के ऑफिस बेसिकली सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेस का जो ऑफिस हुआ करता था, उसमें एक एबिसिनियन स्लेव को मलिक जमालुद्दीन को रजिया सुल्तान जो है वो अपॉइंट कर देंगे। बेसिकली रजिया सुल्तान जो है वो कोशिश कर रही थी कि ये जो पावरफुल टर्किश नोबल्स हैं इनके अगेंस्ट में एक नॉन टर्क्स की नोबेलिटी को क्रिएट किया जाए और इनकी पावर को कर्व किया जाए। लेकिन जब ऐसा करने की कोशिश करेंगी रजिया सुल्तान, तो ये जो टर्किश नोबल्स हैं ये इनके अगेंस्ट में ओपनली खड़े हो जाएंगे। जो सबसे पहला रिवोल्ट देखने को मिलेगा या फिर ये कहें रिवेलियन देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बाय द गवर्नर ऑफ लाहौर। गवर्नर ऑफ लाहौर जो है वो सबसे पहली बार खुले में रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में खड़े होंगे, लेकिन रजिया सुल्तान इनको हरा देंगी। 1240 सी में एक बार फिर से सीरियस रिवेलियन जो है वो इमर्ज होगा रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में। और ये जो 1240 सी वाला रिवेलियन है ये शुरू होगा सरहिंद से, भटिंडा से। और भटिंडा में गवर्नर हुआ करते थे अल-तुनिया। अल-तुनिया जो हैं वो 1240 सी में रिबेलियन करेंगे रजिया सुल्तान के अगेंस्ट में। रजिया सुल्तान इनको सप्रेस करने की कोशिश करेगी, अल-तुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, लेकिन रजिया सुल्तान को इम्प्रिजन कर लिया जाएगा। ये जो अल-तुनिया है ये रजिया सुल्तान को इम्प्रिजन कर लेंगे। जब रजिया सुल्तान को इम्प्रिजन कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तो बहराम जो कि इल्तुतमिश के एक और बेटे हुआ करते थे उनको गद्दी पे बैठा दिया जाएगा बाय द टर्किश नोबल्स। टर्किश नोबल्स जो हैं वो बहराम को गद्दी पे बैठा देंगे। लेकिन रजिया सुल्तान जो है वो स्मार्ट निकली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल-तुनिया को विन ओवर किया और उन्होंने अल-तुनिया के साथ में शादी कर ली। अल-तुनिया को सपने दिखाए होंगे कि देखो मैं हूँ गद्दी पे और अगर तुम मेरे से शादी कर लो तो तुम भी एम्परर बन जाओगे। अल-तुनिया के साथ में रजिया सुल्तान ने शादी कर ली और जब शादी हो गई तो ये दिल्ली की तरफ चले बहराम को हटाने के लिए। लेकिन इस बार रजिया सुल्तान को ये जो बहराम शाह हैं ये हरा देंगे और मार देंगे। और फिर रूल देखने को मिलेगा बहराम शाह का। बहराम शाह की कहानी क्या रही और इनके आगे कहानी किस तरीके से चली, उस सब के बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। लेकिन हाँ, यहाँ तक मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आई होंगी। देखो, रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड, एक तो ये। दूसरा, इन्होंने पर्दा गिव अप किया था, इन्होंने फीमेल अटायर जो है उसको गिव अप किया था। इन्होंने टर्किश नोबल्स के अगेंस्ट में एक नॉन टर्क्स की नोबेलिटी को क्रिएट करने की कोशिश की थी। रजिया सुल्तान के अलावा इल्तुतमिश अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और इल्तुतमिश के अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब ये पूरी स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करूंगा, उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।